काशी के कुरुक्षेत्र में सियासी घमासान अब बेहद दिलचस्प हो गया है। उत्तर प्रदेश के विधायक मुख्तार अंसारी ने वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर मोदी के लिए फिलहाल लगता है जैसे मुश्किल बढ़ा दी है। मुश्किल इसलिए क्योंकि मुख्तार ने कहा है कि उनका समर्थन उसे मिलेगा जो मोदी को चुनाव में पानी पिलाएगा। माना जा रहा है कि काशी में मामला अब मोदी बनाम ऑल पार्टी मोर्चा हो गया है। 17 अप्रैल को बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन भर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जिस तारीख से उन्होंने काशी को अपनी नई कर्मभूमि बनाकर दिल्ली का सफर तय करने का ऐलान किया, उसी वक्त से काशी के कुरुक्षेत्र में उन्हें घेरने की मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। मोदी के खिलाफ आप के अरविंद केजरीवाल, मोदी के खिलाफ कांग्रेस के अजय राय, मोदी के खिलाफ एसपी के कैलाश चौरसिया और अब मोदी के खिलाफ मुख्तार अंसारी, लेकिन परोक्ष रूप से। काशी में मोदी के खिलाफ घेराबंदी की कवायद में नया नाम जुड़ गया है, मुख्तार अंसारी का। मथुरा के जेल में बंद कौमी एकता दल के नेता मुख्तार अंसारी ने वाराणसी से चुनाव न लड़ने का फैसला कर पहले से गर्माती जा रही काशी की राजनीति को और गर्म कर दिया है। मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी ने मार्च 2014 में मोदी को टक्कर देने का ऐलान किया था, लेकिन अब कौमी एकता दल के अध्यक्ष और मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने ऐलान कर दिया है कि मुख्तार वाराणसी से मोदी के खिलाफ जंग सियासत में नहीं उतरेंगे, लेकिन उन्हें जिताने के लिए नहीं बल्कि उन्हें पटखनी देने के लिए। मैं रास्ता और क्लियर करने के लिए मुख्तार अंसारी को, कौमी एकता दल को, अफशान अंसारी को बनारस की सीट पर चुनाव लड़ने से अलग करता हूं और यहां पर कौमी एकता दल बनारस की सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगा। मेरा सीरियस प्रयास कल भी था कि बनारस में मोदी को ठीक से घेरा जाए। हम समर्थन मिलता तो भी घेर देते, हमको समर्थन नहीं मिला, लोग एक हो जाते तब भी घेर लेते। हालांकि मुख्तार अंसारी ने अभी तक ये फैसला नहीं किया है कि मोदी लहर की उठान को सपाट बनाने के लिए वाराणसी में किस पार्टी को समर्थन देंगे, लेकिन देंगे जरूर, क्योंकि मुख्तार ने मोदी को पानी पिलाने का फैसला जो कर लिया है। नहीं समझ रहे किसी को, अभी इसका अध्ययन करेंगे, अभी इस पे विचार करेंगे कि हम अपनी एनर्जी भी किसी के साथ लगाएं, अपना वोट भी उसके साथ जोड़ें, तो कम से कम वो टक्कर देने की स्थिति में हो जाए। और ये सुन लीजिए, निश्चित रूप से उसको समर्थन देंगे जो इनको पानी पिला दे। मुख्तार अंसारी ने मोदी के खिलाफ चुनाव न लड़ने का ऐलान करके काशी के चुनावी समीकरण को बेहद दिलचस्प बना दिया है। प्रत्यक्ष लेकिन परोक्ष हमले से ही कौमी एकता दल मोदी के रथ को रोकने के जुगाड़ में है। समर्थन किसको देंगे, अभी भी ये मैं कोशिश करूंगा कि सारी पार्टियां मिलकर के, पर्चा नहीं दाखिल हुआ है, अब से भी किसी एक उम्मीदवार के हक में अपना रुझान बनाएं। अगर अफजाल अंसारी की अपील का असर होता है, अगर विपक्ष मिलकर एक होता है, अगर मोदी के खिलाफ सभी दलों की लामबंदी होती है, तो फिर काशी में तस्वीर कुछ यूं उभर कर सामने आ सकती है। मोदी बनाम ऑल पार्टी मोर्चा, यानी मोदी के खिलाफ सभी उम्मीदवारों की साझा शक्ति की महा टक्कर। मोदी के खिलाफ इस जुगत से एक बात तो तय है कि काशी के रण में इस बार जो भी नतीजा आएगा वो भारतीय चुनाव में एक नए प्रयोग की सार्थकता को सिद्ध करेगा। वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। क्या है ये चाल और क्या हो सकता है? आखिर मुख्तार अंसारी का फैसला क्यों मोदी की राह में रोड़े खड़े कर सकता है? वजह है मुख्तार अंसारी का वाराणसी और तमाम आसपास के इलाकों में अच्छा खासा दबदबा होना। मुख्तार की अपील का अल्पसंख्यक समुदाय पर भी असर पड़ने की संभावना है, यानी मुख्तार के फैसले से वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। मुख्तार अंसारी फिलहाल उत्तर प्रदेश में मथुरा की जेल में कैद हैं, लेकिन राजनीतिक दबदबे और रसूख से अब भी किसी को इनकार नहीं है। मोदी के नाम के ऐलान के बाद
तीन बड़ी पार्टियों के चुनाव बाजों की भी चुनावी युद्ध भूमि में उतरने की घोषणा हुई, लेकिन सबको इंतजार था कि मुख्तार अंसारी अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कब करते हैं। जी हाँ, सियासत के इस डॉन की उम्मीदवारी का डर तो मोदी समर्थकों को भी रहा होगा और इसकी कई वजह भी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी ने बीएसपी के टिकट पर वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन 2009 में मुख्तार अंसारी महज 17,087 वोटों से मुरली मनोहर जोशी से हारे। मुरली मनोहर जोशी को 2,03,122 वोट मिले और वोट शेयर रहा 30.52%। मुख्तार अंसारी को 1,85,911 वोट मिले, वोट शेयर रहा 27.94%। जबकि तीसरे नंबर पर थे समाजवादी पार्टी के अजय राय। अजय राय को 1,23,874 वोट मिले और वोट शेयर रहा 18.61%। इस लिहाज से मुख्तार अंसारी के वोट बैंक के गणित को समझा जा सकता है। इसके अलावा यूपी में मऊ के मौजूदा विधायक मुख्तार अंसारी 4 बार से मऊ से ही विधानसभा का रिकॉर्ड चुनाव जीत चुके हैं, वो भी भारी मतों से। बनारस और आसपास के पूरे इलाके में मुख्तार अंसारी के बाहुबल का बोलबाला भी है। वाराणसी का जातीय समीकरण भी मुख्तार को मोदी की राह का रोड़ा बना सकता है। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में 15% मुसलमान हैं। आंकड़े को वोट की गिनती में बदलें तो संख्या 2.5 लाख तक पहुंचती है। मुमकिन है कि मुख्तार अंसारी का मोदी के खिलाफ एकजुट होने की अपील वोटों के ध्रुवीकरण के नतीजे में सामने आ सकता है और ऐसे में मोदी के लिए दिल्ली का सफर वाया वाराणसी सस्पेंस भरा हो सकता है। वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। यानी बनारस को तोड़ने की, उसे बांटने की पूरी कोशिश हो रही है। चुनावों के ऐन पहले इस तरह का ध्रुवीकरण कई जगहों पर किया जाता है, लेकिन यहां पर मुकाबला नरेंद्र मोदी से है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को आपने सुना, खुलकर कह रहे हैं कि मैं जिताने के लिए नहीं नरेंद्र मोदी को, अपने भाई को चुनावी मैदान में नहीं उतार रहा, बल्कि हराने के लिए। उनका ना उतरना कैसे नरेंद्र मोदी के लिए हारने का सबब बन सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की पहल है और उसी की कोशिश है। मुख्तार अंसारी के इस कदम से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की निगाहें मुख्तार अंसारी के वोट बैंक पर लग गई हैं। क्या रणनीति दोनों अपना रहे हैं इस वोट बैंक को हथियाने के लिए, और क्या सोचते हैं वाराणसी के मुसलमान, इस गुणाभाग में देखिए। काशी में बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी ने चुनावी मैदान क्या छोड़ा, मोदी विरोधियों में मानो जीत की हिलोरें उठने लगी। आप उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल हो या फिर कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय, उन्हें अब यही लगता है कि काशी का मुसलमान एक मुश्त उनकी झोली वोटों से भर देगा। मुख्तार का नाम वाराणसी के बाहुबली नेताओं में शुमार है, दामन दागदार है। फिलहाल वो जेल में बंद है। ऐसे में खुलकर उनके समर्थन की बात ना तो केजरीवाल करते हैं ना ही अजय राय, पर दबी इच्छा दिखती है कि काश मुख्तार उनके लिए वोट की अपील कर दें। जरा आप जाने सांप्रदायिकता का ढिंढोरा पीटने वाली पार्टी के उम्मीदवार की इच्छा। निश्चित तौर पे वोट न बटे, वोट एक जगह पड़े और देश का भला हो, समाज का भला हो और खासकर बनारस काशी वासियों का भला हो, तो निश्चित तौर पे काशी का भलाई करने की अगर उनकी सोच है तो वो कांग्रेस के साथ सब लोग खड़े रहें। मैंने कहा कि भाई राष्ट्रहित या देश हित में जो निर्णय होगा वो उनको करना चाहिए कि देश हित में क्या निर्णय है, राष्ट्र के हित में क्या निर्णय है, उनको लेना चाहिए। और अब सुने उस पार्टी के प्रवक्ता का बयान जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति में पल पल पाला बदल रही है। मुख्तार अंसारी ने अपनी पार्टी, उनकी पार्टी ने क्या फैसला किया, क्या फैसला नहीं किया है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब कोई आदमी अगर आगे बढ़ के कहता है जी मैं तो आपके साथ चल रहा हूं, तो हम उसको मना नहीं कर सकते, ना हम उसको कहेंगे भाई आप यहाँ से चले जाइए। मुख्तार के समर्थन पर केजरीवाल अमृतसर में कुछ ऐसी दबी इच्छा पहले ही जता चुके हैं, लेकिन उसके प्रवक्ता आशुतोष के बोल बदले हुए थे। वो किसी भी सूरत में मुख्तार से समर्थन नहीं लेने का दावा ठोक रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या काशी का अल्पसंख्यक मतदाता भी ऐसी ही सोच रखता है? क्या मैदान छोड़ चुके मुख्तार जहां कहेंगे वो वहां वोट डाल देगा? आज तक ने जब मुस्लिम मतदाताओं की मंशा टटोली तो फिलहाल वो असमंजस में नजर आए।
कुछ लोगों के लिए मुख्तार का फरमान पत्थर की लकीर है, तो कुछ लोगों की सोच और तजुर्बा जुदा। मुख्तार अंसारी तो बैठ गया है, खत्म हो गया। दुख है मुस्लिम कम्युनिटी में इस बार? नहीं, दुख कुछ नहीं है। अब जो जिसकी किस्मत हो वो उगड़ेगी, अब क्या हम लोग बताएं। तो मुख्तार के बाद किसको देख रहे हैं आप? भाई देखिए, हम लोग कांग्रेस को देख रहे हैं। असमंजस में ये पड़े हुए थे कि अगर मुसलमान यहाँ आता है तो हम लोगों को डिवाइड हो सकता है। मुख्तार के समर्थन पर कोई अजय राय की जीत का अभी से दावा कर रहा है, तो कोई उनकी बार बार पार्टी बदलने की नियत पर सवाल उठा रहा है। कुछ वक्त पहले बीजेपी से भी अजय राय का नाता था, वो इसे भूल नहीं पा रहा है। यहाँ तो कोई है ना, केजरीवाल दिल्ली का है, मोदी साहब वो गुजरात के हैं, किससे क्या मांग रहे हैं? लोग जीत के चले जाएंगे। वो फिलहाल तो केजरीवाल की तरफ रुझान ज्यादा जा रहा है। ऐसी सोच के लोग गुजरात दंगा न भूल पाने की दलील दे रहे हैं और केजरीवाल की उम्मीदवारी में मोदी की हार ढूंढ रहे हैं, जबकि मुख्तार के मैदान छोड़ने को बीजेपी अपने ही अंदाज में पेश कर रही है। बीजेपी के मुताबिक नया कुछ नहीं हुआ। रविशंकर प्रसाद का कहना है कि वाराणसी की जंग पहले ही मोदी बनाम सारी पार्टी की थी। मोदी बनाम सारी पार्टियां कोई नई बात है क्या? ये तो 12 साल से चलता है। कबीर ने तोड़ा था जिस काशी का मिथ, तुलसी ने जहां रची मानस, जहां गूंजता था घरानों का आलाप, जहां फूटते थे बिस्मिल्लाह के शहनाई के सुर, वहां अब मुद्दा है गुजरात दंगा। अल्पसंख्यक बनाम बाहरी का सवाल है। हर हर के नारों की गूंज है और धार्मिक लामबंदी की हो रही है कोशिश। सवाल यह है कि क्या काशी के हिस्से में यही होंगे चुनावी मुद्दे? आज तक ब्यूरो। जी हां, काशी के इस कुरुक्षेत्र में नेताओं और पार्टियों ने अपनी चाल चल दी, लेकिन कोई नहीं जानता कि अपने मिजाज में जीने वाला बनारस आखिर क्या करेगा। ये धीरे धीरे चलने वाला शहर है, लेकिन राजनेताओं को बड़ी तेजी से दौड़ाता है। यही वजह है कि बनारस कभी किसी नेता की जागीर बनकर नहीं रहा। जिनके सिर पर राजमुकुट रखा, मौका आने पर उसको ही मिट्टी में मिला दिया। आजादी के बाद जब तक नेहरू का दौर चला, यहां कांग्रेस जीतती रही, लेकिन देश की हवा बदली तो वाराणसी ने भी अपना मिजाज बदल लिया। 1977 में जनता लहर चली तो भारतीय लोक दल के चंद्रशेखर जीते। 1980 में इंदिरा की वापसी की घड़ी आई तो कांग्रेस के कमलापति त्रिपाठी जीते। 1984 में राजीव गांधी की लहर चली तो कांग्रेस के ही श्यामलाल यादव जीते। लेकिन जब 1989 में वीपी लहर चली तो जनता दल के अनिल शास्त्री यहां से जीते। लेकिन 1.5 साल बाद जब कमंडल के दौर में बीजेपी का दौर चला तो वाराणसी सीट बीजेपी के शीश चंद्र दीक्षित की हो गई। इसके बाद तो 1996, 98 और 99 में बीजेपी के शंकर प्रसाद जायसवाल ही जीते। लेकिन 2004 में एनडीए की बत्ती गुल हुई तो यहां से कांग्रेस के राजेश मिश्रा ने बाजी मार ली। बीजेपी को लगता है कि मोदी की लहर है, वो खुद जीतेंगे तो आसपास की सीटें भी जिता देंगे। लेकिन यहां की आबादी का समीकरण बताता है कि कागज पर जोड़ा गया वोट का हिसाब बेहद आसान नहीं होता। वाराणसी में दलितों की संख्या 17% है, मुसलमानों और ब्राह्मणों की संख्या करीब 15%, यादवों की संख्या 10%, जबकि बाकी जातियों की संख्या करीब 43% है। इसीलिए मंडल का असर और कमंडल की माया साथ साथ दिखती है। लेकिन जो नहीं दिखता वो है वोटरों का बनता बिगड़ता समीकरण, क्योंकि काशी तो अपनी ही लहरों पर दौड़ती है। वो परंपरा की पीठ पर चढ़कर आधुनिकता की तस्वीर बनाती है। आज तक ब्यूरो। दावा तो ये था कि लहर बह रही है। जी हां, जिस नेता की देश में लहर होने की बात की जा रही है, दावा किया जा रहा है, क्या वो खुद अपनी सीट पर फंस सकता है? क्या मोदी वाराणसी के चक्रव्यूह में घिर सकते हैं? ये वो सवाल हैं जो मुख्तार अंसारी के चुनाव ना लड़ने के फैसले के बाद अब खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि मुख्तार अंसारी के खाते के वोट अब किसे मिलेंगे, और क्या मोदी के खिलाफ सभी दलों का एक मोर्चा वाराणसी में बन जाएगा? अगर हां तो कैसे? वाराणसी की सियासी बिसात में मोदी को घेरने का मास्टर प्लान क्या तैयार हो गया है? मुख्तार का मैदान छोड़ना भी इसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है।
मैं रास्ता और क्लियर करने के लिए मुख्तार अंसारी को, कौमी एकता दल को, अफशान अंसारी को बनारस की सीट पर चुनाव लड़ने से अलग करता हूं और यहां पर कौमी एकता दल बनारस की सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगा। मेरा सीरियस प्रयास कल भी था कि बनारस में मोदी को ठीक से घेरा जाए। वाराणसी के गणित को कुछ इस तरह समझिए। पिछले चुनाव में मुख्तार अंसारी सिर्फ 17,211 वोट से चुनाव जीतने से चूक गए थे। बीजेपी के उम्मीदवार मुरली मनोहर जोशी को 30.52% वोट मिले थे, जबकि मुख्तार अंसारी को 27.94% वोट मिले थे। यानी मुकाबला बेहद कांटे का था। ऐसे में इस बार अगर मुख्तार अंसारी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो सवाल उठता है कि उनके हिस्से के करीब 27% वोट किसके खाते में जाएंगे। खासकर मुस्लिम वोट, जाहिर है उसमें से ज्यादातर हिस्सा बीजेपी के खाते में नहीं जाने वाला। ऐसे में अब मुख्तार के हिस्से वाले वोट हथियाने के लिए होड़ लग गई है। नहीं, समर्थन सारे करें, समर्थन की क्या मतलब, जितने भी लोग हैं भाई, हमने किसी से कहा नहीं है, लेकिन जितने भी लोग हैं नरेंद्र मोदी जी को वाराणसी से हराने के लिए और अमेठी में राहुल गांधी जी को हराने के लिए सारी ताकतें लगे। यही नहीं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे से कह रही हैं कि मोदी को हराने के लिए वो अपना नाम वापस ले लें और ये सारे वोट उन्हें मिल जाएं। अब जबकि मुख्तार अंसारी ने वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, ऐसे में क्या केजरीवाल भी सांप्रदायिक मोदी को हराने के लिए अपना नाम वापस लेंगे? दरअसल मोदी को हराने के लिए एक एक वोट कीमती है और मोदी के सियासी विरोधी वोट के बिखराव को हर हाल में रोकना चाहती है। 2009 के आंकड़ों के मुताबिक अगर मुख्तार अंसारी के खाते में वोट पड़े, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के खाते में जुड़ जाए तो बाजी बीजेपी के हाथ से निकल भी सकती है। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ वानी त्रिपाठी टिटकू भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गई हैं। रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुधींद्र भदौरिया साहब बीएसपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में आशुतोष आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ जाएंगे। उन सबका रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले रागिनी नायक जी आपके पास आते हुए, ये जो गुजारिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की भी तरफ से कि तमाम पार्टी मिल जाए, इकट्ठा हो जाए और किसी तरह से नरेंद्र मोदी को घेर, तो फिर आपको कोई परहेज नहीं है इस बात से कि जिस शख्स पर इतने संगीन इल्जाम है, हत्या से लेकर सांप्रदायिकता फैलाने के, उसका भी साथ लेने को तैयार रहेंगे? मुख्तार अंसारी अगर समर्थन देते हैं, कांग्रेस तैयार है? अंजना जी, एक तो गुजारिश शब्द पर मुझे आपत्ति है। देश में विभाजन की राजनीति करना, ध्रुवीकरण करना, ये अगर किसी पार्टी ने इसकी शुरुआत की है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और मुझे लगता है कि विघटनकारी शक्तियों को रोकने के लिए अगर कुछ लोग एक मंच पर आना चाहते हैं तो इसमें केवल देश की भलाई ही लक्ष्य हो सकता है, पहली बात। अब एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि राजनीति और क्रिकेट में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंसारी जी का ये जो निर्णय है, ये कब लिया गया, ये भी बहुत ही मुझे लगता है दिलचस्प बात है। जब कांग्रेस के प्रत्याशी यानी कि अजय राय जी की उम्मीदवारी घोषित की जाती है, अजय राय जो कि एक प्रभावशाली उम्मीदवार है, एक प्रभावशाली व्यक्ति है, काशी में कई चुनाव जीत चुके हैं, उसके बाद ही अंसारी जी ये निर्णय लेते हैं कि अब टक्कर का मुकाबला बहुत ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम हट जाएं लड़ाई से। नहीं, अजय राय तो पिछली बार भी लड़े थे, खुला मंच दें। अरे रागिनी नायक जी, भाजपा के बीच रागिनी नायक जी, समझती हूँ रागिनी नायक जी, अजय राय तो पिछली बार भी लड़े थे और मुख्तार अंसारी भी पिछली बार लड़े थे, तो अजय राय से डरकर तो नहीं मुख्तार अंसारी हटे होंगे। सवाल जो मेरा था वो ये था कि आज अजय राय पिछली बार कांग्रेस पार्टी से लड़े थे क्या? जी बिल्कुल। अजय राय, अंजना जी, अजय राय कांग्रेस पार्टी से लड़े थे क्या? जी बिल्कुल, पिछली बार कांग्रेस पार्टी पे ही लड़े थे। रागिनी है इस देश में जी, वो पिछली बार कांग्रेस पार्टी से ही लड़े थे, बीएसपी से मुख्तार अंसारी लड़े थे। सवाल ये है सुधींद्र भदौरिया साहब, मैं आऊंगी वानी आपके पास भी। सुधींद्र भदौरिया साहब कि आप भी आज ये कह रहे हैं कि हमारे जो उम्मीदवार हैं उसको मुख्तार अंसारी जी आप सपोर्ट कर दीजिए, और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप लोग नरेंद्र मोदी को हराना चाहते हैं। जिस मुख्तार अंसारी को 2010 में क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से आपने पार्टी से निकाला, उन्हीं को शामिल करना, उनका समर्थन लेकर से परहेज नहीं है? देखिए, आप पहले तो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि को भी समझिए और आप जानती भी हैं,
उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी पिछले 2 दशकों में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों के तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता के सामने है। चाहे वो बनारस का चुनाव हो या आसपास के जिलों से लेकर सहारनपुर तक के चुनाव हो, बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर आपने 27% वोट बताए, और उस समय भी हमको जब देश के चुनाव हो रहे थे उस समय भी अन्य दलों से अधिक वोट मिला। समाजवादी पार्टी से भी अधिक वोट मिला, कांग्रेस से भी अधिक वोट मिला, और भारतीय जनता पार्टी रागनी सही कह रही थी। ठीक है रागनी वो मेरी गलती थी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, मैं रागनी वो मेरी गलती थी, वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़े थे। आई एम सॉरी। ठीक है सुदीन साहब अपनी बात पूरी करें। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग वहां पर एक सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत के तौर पर हैं, और ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि चुनाव हो रहा है। ये जो विचार है गोलवलकर से लेके मोदी तक का, जो हिंदुत्व का संकीर्ण राष्ट्रवाद बनाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का और महात्मा फुले मान्यवर काशीराम का प्रबुद्ध भारत के बीच में चुनाव हो रहा है, और उसके अंदर बहुजन समाज पार्टी जो बहुत कम वोट से पिछली बार हारी थी, चुनाव में कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। हम ये जरूर उम्मीद करते हैं कि आम जनता का तो हमारे पक्ष में ध्रुवीकरण हो ही रहा है। अन्य लोग भी जो अगर ये उचित समझते हो उनका हमें सहयोग मिलेगा तो अच्छी बात होगी। पर मैं ये जानता हूं कि इन लोगों के बीच में एक फिक्स मैच है, समाजवादी पार्टी और मोदी के बीच में फिक्स मैच है। मैं इसका खुलासा करना चाहता हूं। ये दोनों ताकतें मिली हुई हैं, इसीलिए आजमगढ़ के जो वहां से बगल में है मुलायम सिंह लड़ रहे हैं, और इन्होंने ही इस तरह का वातावरण, जब ये विश्व हिंदू परिषद के लोगों से लखनऊ में मिले थे, इन्होंने वातावरण पैदा किया वहां पर। जब तोगड़िया, जब सिंघल मिले और मुजफ्फरनगर कांड हुआ, तो मैं कहना चाहता हूं लोगों की, जनता का ध्रुवीकरण ऑलरेडी हो चुका है बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में, और लोग उनके उम्मीदवारों को हर जगह जिताएंगे। वानी त्रिपाठी टिक्कू जी, बनारस में फंसेंगे मोदी? ये जो गोलबंदी हो रही है दिख रही है? अंजना, साफ दिख रहा है। एक बहुत अच्छी कहावत है हिंदी की, भागते भूत की लंगोटी भली। तो जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो हाल है, उनमें ये सुगबुगाहट हो रही है, ये होड़ लगी हुई है कि कौन किसके कैंडिडेट को भगाए, लेकिन कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि इस बार का चुनाव विकास की राजनीति का चुनाव है। और अगर नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़े शत्रु हैं, तो ये विजय है भारतीय जनता पार्टी की कि मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली के साथ आज अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति साथ खड़े होने को तैयार हैं। वो भूल गए हैं कि सलमान खुर्शीद के खिलाफ जब वो लांछन लगा रहे थे तो किन लोगों का नाम ले रहे थे। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, शौर्य चक्र से नवाजा जाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि वो साफ आज बिल्कुल नग्न रूप से सामने आकर दिखा रही है कि बाहुबलियों के साथ भी वो उत्तर प्रदेश में साठगांठ करने को तैयार है। तो कोई समस्या नहीं है, हम कॉन्फिडेंट हैं, हम निर्णयात्मक नेतृत्व वाली पार्टी है। और अगर नरेंद्र मोदी ही एक ध्रुव की तरह से सबके शत्रु बन के खड़े हैं, ठीक है, तो वो जरूर विजयी होंगे। ठीक है रागिनी जी, इस पर कुछ बोलना चाहिए। रागिनी जी साफ नजर आ रहे हैं हमें। ठीक है रागिनी जी, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। ठीक है रागिनी जी जल्दी। तो ये कुछ शब्द वाणी जी ने इस्तेमाल किए जिस पर मुझे आपत्ति है, उनको इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और उसके बाद मैं ये बात याद दिलाना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी भाषा ने बताया साथ, अगर राहुल गांधी जी आज दिखा चुके हैं पिछले 2 दिन से किस तरह की भाषा का। वाणी जी, आपकी बात मैंने धैर्य के साथ सुनी। यदि आप चाहती हैं कि आपकी भाषा, जब आप बोल रही थी आप भी किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही थी, वो साफ नजर आ रहा था। आप मुझे अपनी बात पूरी बिल्कुल करें। आप लोकतंत्र है, कौन किसको रोक सकता है लोकतंत्र में? चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए, कोई किसी को रोकने के लिए यहाँ नहीं बैठा है। आप इस कार्यक्रम की एंकर नहीं